भारत के प्राकृतिक प्रदेश। भारत के प्राकृतिक प्रदेश जिसके अंतर्गत हम लोगों ने उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का अध्ययन किया है। अब उत्तर का विशाल मैदान, इसके बाद पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार, फिर समुद्र तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। क्योंकि भारतीय भौगोलिक संस्थान द्वारा भारत को जब प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करने की बात आती है तो भारत को मुख्यतः 4 भूआकृतिक प्रदेशों में या प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ये बृहद प्राकृतिक प्रदेश हैं। इसके बाद इनको कई लघु और सूक्ष्म प्राकृतिक प्रदेशों में भी विभाजित किया गया है। इसमें हम लोग उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के पश्चात उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन कर रहे हैं। उत्तर के विशाल मैदान की बात हो रही है। उत्तर के विशाल मैदान का जो विस्तार है यह उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के मध्य 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर के विशाल मैदान का जो विस्तार है वह पश्चिम से पूर्व तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में है। उत्तर के विशाल मैदान को मुख्यतः 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट तो हो जाता है थार मरुस्थल। पहला हो गया थार मरुस्थल, भी उत्तर के विशाल मैदान का ही एक भाग है। थार मरुस्थल और दूसरा भाग है सतलज गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। सतलज गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सतलज गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो सबसे पहले हम लोग थार मरुस्थल की बात कर रहे हैं। थार मरुस्थल का विस्तार है अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में भारत के राजस्थान राज्य में 1.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में थार मरुस्थल का विस्तार है। थार मरुस्थल मध्यजीवी महाकल्प में समुद्र में डूबा हुआ था। मेसोजोइक एरा में यह समुद्र में डूबा हुआ था। नवजीवी महाकल्प जो सिनोजोइक या कैनोजोइक एरा है उसमें थार मरुस्थल समुद्र के बाहर आया। जब यह समुद्र के बाहर आया उस समय यह अत्यंत उपजाऊ भूभाग था। यहाँ पर 3 नदियाँ बहती थी। यह अत्यंत उपजाऊ भूभाग था और यह उर्वरता ताम्रपाषाण काल चाल्कोलिथिक पीरियड में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि जो चाल्कोलिथिक पीरियड है या काल्कोलिथिक पीरियड ताम्रपाषाण काल, उसमें यहाँ पर मानव का काफ़ी बसाव था और यह उर्वर मृदा क्षेत्र था। थार मरुस्थल, आज का जो थार मरुस्थल है यह उर्वर मृदा क्षेत्र था और इसमें सरस्वती, दृशाविदा तथा सतलज नामक 3 नदियाँ बहती थी। इन तीनों नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से यह उर्वर मैदान निर्मित हुआ था। आज जो थार मरुस्थल है वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, जो सतलज नदी है वह पंजाब राज्य के कपूरथला जिले के हरके नामक स्थान से प्रवाहित होते हुए पंजाब चली जाती है। दृशाविदा पूर्णतः विलुप्त है और जो सरस्वती नदी है वो घग्घर के अवशेष के रूप में पंजाब और हरियाणा राज्यों की सीमा के सहारे प्रवाहित हो रही है। वर्तमान समय में हम लोग थार मरुस्थल की बात कर रहे हैं तो यह यहाँ पर मानसूनी पवनें आती हैं, वो क्या होता है, उनका अवरोध उत्पन्न नहीं हो पाता। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके पैरेलल चली जाती है मानसून की अरब सागर शाखा, और जो मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा आती है वह भी क्या होती है, अरावली पर्वत श्रृंखला कई जगह से वेदर्ड है, अनाच्छादित हो चुकी है, डेन्यूडेशन हो चुका है अरावली का, और इस कारण अरावली को पार करके आगे निकल जाती है और थार मरुस्थल में वर्षा नहीं हो पाती है। मानसूनी पवनों के प्रभाव से नगण्य वर्षा हो पाती है। आज वर्तमान समय में जो थार मरुस्थल है उसके पश्चिमी भाग की औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर और इसके पूर्वी भागों की औसत वार्षिक वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य है। थार मरुस्थल का जो पश्चिमी भाग है इसमें बांगर मृदा की अधिकता है और वैसे पूरे मरुस्थल के अधिकांश भागों में बांगर मृदा की ही अधिकता है, लेकिन कहीं कहीं खादर मृदा भी मिलती है। जैसे राजस्थान जो थार मरुस्थल का दक्षिण पश्चिम भाग है यहाँ पर खादर मृदा मिलती है जिसे रोही कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सतलज गंगा तथा ब्रह्मपुत्र मैदान की। सतलज गंगा तथा ब्रह्मपुत्र मैदान
का निर्माण हुआ है सतलज, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में सतलज, गंगा और असम ब्रह्मपुत्र मैदान का विस्तार है। इस मैदान को मुख्यतः 5 पार्ट्स में विभाजित करते हैं। सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहला हो जाता है सतलज मैदान, दूसरा उच्च गंगा मैदान, तीसरा मध्य गंगा मैदान, चौथा निम्न गंगा मैदान और पांचवा असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो सबसे पहले हम लोग सतलज मैदान की बात करते हैं। सतलज मैदान का जो विस्तार है यह पंजाब और हरियाणा राज्यों में है। सतलज मैदान का विस्तार और यह 1.70 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में सतलज मैदान का विस्तार है। इसे सतलज मैदान इसलिए कहते हैं क्योंकि सतलज और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से सतलज मैदान का निर्माण हुआ है पंजाब और हरियाणा राज्यों में। इस मैदान में बांगर मृदा की अधिकता है, इसीलिए सामान्यतः इसे बांगर मैदान भी कह देते हैं। और इस मैदान में गेहूँ, गन्ना और मोटे अनाज दलहन का उत्पादन, मोटे अनाज तथा दलहन का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है सतलज मैदान में। जो उत्तर भारत के विशाल मैदान में हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव देखा गया वह सतलज मैदान में ही देखा गया है। सतलज मैदान और उच्च गंगा मैदान में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। अब सतलज मैदान के बाद हम लोग बात कर रहे हैं उच्च गंगा मैदान। गंगा मैदान को मुख्यतः 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उच्च गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निम्न गंगा मैदान। इन तीनों मैदानों का निर्माण हुआ है गंगा तथा इसकी सहायक नदियों, गंगा, यमुना और इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से गंगा मैदान का निर्माण हुआ है। गंगा मैदान का जो पश्चिमी भाग है उसे उच्च गंगा मैदान कहते हैं। उच्च गंगा मैदान का विस्तार है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में और 1.49 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में उच्च गंगा मैदान का विस्तार है उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी भागों में। उच्च गंगा मैदान की जो पश्चिमी सीमा निर्धारित होती है वह है यमुना नदी द्वारा निर्धारित होती है और उच्च गंगा मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण है, यहाँ पर है इलाहाबाद और यहाँ पर है फैज़ाबाद। इलाहाबाद फैज़ाबाद रेलवे लाइन जो 100 मीटर की समोच्च रेखा पर कंटूर पर है, 100 मीटर की समोच्च रेखा पर है इलाहाबाद फैज़ाबाद रेलवे लाइन। उसी के सहारे उच्च गंगा मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण किया जाता है। वैसे डडले स्टाम्प महोदय जो एक बड़े भूगोलवेत्ता हैं और भारत के भूगोल पर इन्होंने बड़ा काम किया है, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने उच्च गंगा मैदान की पूर्वी सीमा को 100 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा माना है, 100 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा माना है, 100 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा माना है। तो ये 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर जो आइसो हाइट है या 100 मीटर की ऊंचाई है, दोनों एक ही है। या 100 मीटर की समोच्च रेखा के ही सहारे भारत में 100 सेंटीमीटर की आइसो हाइट या समवर्षा रेखा का भी निर्धारण हुआ है, तो दोनों में कोई अंतर विशेष नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग मध्य गंगा मैदान की बात करते हैं। जो उच्च गंगा मैदान में भी बांगर मृदा की प्रधानता है और यहाँ पर भी गेहूँ, गन्ना और दलहन का उत्पादन ज़्यादा होता है। इसके बाद हम लोग मध्य गंगा मैदान की बात करते हैं। मध्य गंगा मैदान का जो विस्तार है वह है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में और बिहार राज्य के पश्चिमी भागों में। मध्य गंगा मैदान का विस्तार 1.45 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। मध्य गंगा मैदान की पश्चिमी सीमा इलाहाबाद फैज़ाबाद रेलवे लाइन जो 100 मीटर की समोच्च रेखा है और पूर्वी सीमा पटना और गया रेलवे लाइन जो 80 मीटर की समोच्च रेखा पर है द्वारा निर्धारित होती है। मध्य गंगा मैदान की पूर्वी सीमा पटना गया रेलवे लाइन जो 80 मीटर की समोच्च रेखा कंटूर पर है उसके द्वारा और इसकी पश्चिमी सीमा फैज़ाबाद इलाहाबाद फैज़ाबाद रेलवे लाइन जो 100 मीटर की समोच्च रेखा पर है द्वारा निर्धारित होती है। मध्य गंगा मैदान की पश्चिमी सीमा।
और इस प्रकार इन दो रेलवे लाइन के मध्य गंगा मैदान का विस्तार है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में और बिहार राज्य के पश्चिमी भागों में। इस मैदान में बांगर और खादर दोनों मृदाओं का विस्तार लगभग बराबर क्षेत्रफल पर है। मध्य गंगा मैदान में बांगर और खादर मृदाओं का विस्तार लगभग बराबर क्षेत्रफल पर है और इसी कारण इसमें मध्य गंगा मैदान में क्या है, गेहूं का भी जितना उत्पादन होता है उतना ही धान का भी उत्पादन होता है। गेहूं और धान लगभग बराबर क्षेत्रफल पर उत्पादित होता है मध्य गंगा मैदान में। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं निम्न गंगा मैदान की। निम्न गंगा मैदान का जो विस्तार है यह है बिहार राज्य के पूर्वी भागों में और पश्चिम बंगाल राज्य के मध्य दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में निम्न गंगा मैदान का विस्तार है। जो निम्न गंगा मैदान है इसका विस्तार है बिहार राज्य के पूर्वी भाग और पश्चिम बंगाल राज्य के मध्य दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भागों में 88,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निम्न गंगा मैदान का विस्तार है। जो निम्न गंगा मैदान है इसमें खादर मृदा की अधिकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वर्षा ऋतु में यह मैदान अक्सर बाढ़ग्रस्त हो जाया करती है और इस मैदान में यह अक्सर बाढ़ग्रस्त हो जाया करती है। वर्षा ऋतु में यह नदियों की बाढ़ की सीमा के अंदर इसका अधिकांश भूभाग आ जाता है निम्न गंगा मैदान का। और इसी कारण जो निम्न गंगा मैदान है उसमें क्या होता है, जो कृषि है, ऐसे फसलों की खेती की जाती है जिसमें जल की अधिक आवश्यकता है। विशेष रूप से यहाँ पर धान की सर्वाधिक कृषि की जाती है। यहाँ पैडी कल्चर के लिए जाना जाता है ये निम्न गंगा मैदान। धान और मछली, यहाँ पर छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं, गर्त होते हैं, उसमें वर्षा का जल भरा रहता है। वर्ष के अधिकांश समय यह जल भरा रहता है जिसमें मत्स्य उत्पादन होता है। आंतरिक जल मत्स्यायन यहाँ बड़े पैमाने पर होता है। और जो पश्चिम बंगाल का तटवर्ती भाग है वहाँ पर भी समुद्री या बाह्य जल मत्स्यायन या खारा जल मत्स्यायन या सागरी मत्स्यायन भी बड़े पैमाने पर होता है। तो यहाँ के कल्चर में है चावल और मछली, यहाँ लोग खाना अधिक पसंद करते हैं। और हम लोग बात करें यही जो अगर जितने भी यहाँ पर हम लोग मैदान देख रहे हैं उसमें सबसे कम ढाल प्रवणता इसी निम्न गंगा मैदान की है। निम्न गंगा मैदान की ढाल प्रवणता 2 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर हो जाती है। और यहाँ पर कोलकाता के निकट तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई मात्र 6 मीटर रह जाती है। और यहाँ जबकि हम लोग जैसे उच्च गंगा मैदान के समुद्र तल से उच्च गंगा मैदान का अगर ढाल देखते हैं तो इसकी 24 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर ढाल है, जबकि असम मैदान का ढाल देखते हैं तो 12 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर असम मैदान का ढाल है। अब हम लोग बात कर रहे हैं असम मैदान। असम मैदान का विस्तार कहाँ पर है? असम मैदान का विस्तार असम राज्य में ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से 56,056,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में असम मैदान का विस्तार है, या इसे ब्रह्मपुत्र मैदान भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेप से असम मैदान का निर्माण हुआ है। यह मैदान अक्सर बाढ़ग्रस्त रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र की रैंप घाटी है, रैंप घाटी वह बहुत ही, ब्रह्मपुत्र किस तरह की घाटी में प्रवाहित होती है? रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। और ब्रह्मपुत्र नदी आप जानते हैं कि एशिया की सबसे बोझिल नदी, सबसे बर्डेंड नदी, सबसे ज़्यादा सेडिमेंट्स को, अवसाद को सेडिमेंट्स को लेकर प्रवाहित होने वाली जो एशिया की नदी है वह उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है अपनी जो रैंप घाटी है उसमें जब प्रवाहित होती है तो इसकी तली में सेडिमेंट्स का निक्षेप होता रहता है और इसी कारण ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी का तलोचयन हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी का तलोचयन हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि इसकी घाटी की गहराई घट रही है। वर्षा ऋतु में जब भी ब्रह्मपुत्र नदी में जल का आयतन बढ़ता है तो वह नदी की बाढ़ की सीमा के बाहर जल का प्रवाह शुरू हो जाता है और वर्षा और इसके जो असम राज्य में छोटे छोटे जो गर्त हैं उसमें वर्षा का जल भर जाता है, जिसे यहाँ पर झीलों का निर्माण होता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में बिल कहते हैं। और जो असम का मैदान है वर्ष के अधिकांश समय इसी कारण से बाढ़ग्रस्त बना रहता है। बाढ़ की संभावना असम में ज़्यादा इसी कारण से देखी जाती है। असम में भी खादर मृदा की अधिकता है और इसी कारण यहाँ पर भी यहाँ का जो निचला भाग है उसमें धान की खेती और ऊंचाई वाले भागों पर चाय की खेती, चाय और चावल के लिए फेमस है असम। निचले भागों में धान
की खेती होती है और ऊंचाई वाले भागों में चाय की खेती की जाती है। हम लोग उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन कर रहे हैं और उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन कैसे कर रहे हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे उत्तर के विशाल मैदान का उत्तर से दक्षिण या अनुदैर्ध्य वर्गीकरण। अब इसके बाद पढ़ेंगे।